नमस्कार। एक कहानी सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। मेरे गांव में जब भी किसी की मृत्यु होती है 3-4 दिनों तक उसके बारे में खूब चर्चाएं चलती है। हर गली, हर बैठक तथा हर दालान पर बातों का विषय बड़ी वही मरने वाला आदमी ही होता है। मेरे बाबूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे जब तक जिंदा थे गाँव के किसी एक आदमी से भी प्रशंसा नहीं पा सके थे, लेकिन अब जबकि वे मर चुके हैं, हर बैठक और हर दालान पर उनकी ही चर्चा शुरू है। उनकी मृत्यु का आज चौथा दिन है। इन 4 दिन के भीतर ही उनके संदर्भ में बहुत कुछ जानने सुनने को मिला है मुझे। गांव के बड़े बूढ़ों ने उनके बचपन, शादी ब्याह की चर्चाएं खूब जमकर की है। उनके हम उम्र दोस्तों ने उनके जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का उजागर किया है। और फिर मेरे सरीखे लड़कों ने तो वही कहा जो मैं जानता था, यानी कुल मिलाकर अधिकांश लोग उनके प्रशंसक ही हैं। लोगों का कहना है कि शराबी, बेश्यागामी, चाहे वे जो भी थे, लेकिन गलत आदमी नहीं थे। वे किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। उन्होंने जिंदगी ढकेलते हुए ढोते हुए ही नहीं, बल्कि जीते हुए जी रहे थे। वे कभी कुछ झूठ नहीं बोलते थे। वे कोई भी काम छिप कर करना पसंद नहीं करते थे। समस्याओं से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया था। वे टूटना नहीं जानते थे। वे अपने ढंग के एक निराले आदमी थे। और इसी तरह की ढेर सारी बातें जो बहुत पहले से ही मेरे मन में थी, पूरे गांव में प्रचारित हो गई। काश ये बातें बाबूजी की ज़िंदगी में ही प्रचारित हुई होती तो मैं उनके लिए ज़रूर कुछ करता। परिवार द्वारा अपमानित और लांछित उनकी ज़िंदगी की तकलीफ़ों और आकांक्षाओं का सहयोगी और सहयात्री जरूर बन जाता, लेकिन मैं कुछ न कर सका। हालांकि मेरे मन में बाबूजी के सही होने का एहसास बहुत पहले से ही जाग गया था, लेकिन मन के अंदर जगे उस एहसास का समर्थन मुझे समय पर लोगों द्वारा नहीं मिला। और शायद इसीलिए अंदर का जगा हुआ एहसास सिर्फ जगा ही रहा, कुछ कर ना सका, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। अब इस अफसोस को दूर करने या फिर इसके दर्द को घटाने के लिए एकमात्र रास्ता बाबूजी की सही और पूरी ज़िंदगी आप पाठकों के सामने प्रस्तुत कर देना है। लोगों के अनुसार बाबूजी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पिता का प्यार बचपन में ही बाबूजी से छिन गया था। विधवा माँ ने कुटाई पिसाई करके उनका पालन किया था। 13 साल की उम्र होते होते उन्होंने बकरियों का रोजगार प्रारंभ किया था। 5-7 बकरियां खरीद कर वे ले आए थे और उन्हें पालने पोसने लगे थे। गांव के बाहर सड़कों पर, खेतों के मेड़ों पर, गड्ढों और बगीचों में वे सारे दिन बकरियां चराया करते थे। बकरियों के बच्चे कसाई खरीद लेते थे। इस रोजगार में बाबूजी को काफ़ी बचत होती थी। बकरियों के रोजगार के बाद बाबूजी ने गाय और भैंसों का रोजगार आरंभ किया। तब उनकी उम्र 22 साल की हो गई थी और बकरियों के रोजगार से प्राप्त पूंजी से उन्होंने काफ़ी उत्साही भी बना दिया था। गांव के लोगों को भी उनका यह रोजगार पसंद था। बकरियों के रोजगार से बाबूजी ने पूंजी तो जहाँ जरूर इकट्ठा कर ली थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर उन्हें सम्मान नहीं मिला और इस रोजगार ने उनकी वह कमी भी दूर कर दी। सामाजिक स्तर पर भी उन्हें काफ़ी सम्मान मिला, लेकिन सामाजिक स्तर पर उन्हें सम्मान नहीं मिला। अपने ढहते गिरते घर की उन्होंने अच्छी तरह मरम्मत करवाई तथा गांव में अपने नाम से 1 बीघा ज़मीन भी खरीद ली। जो पूंजी कमाई उन्होंने की थी बकरियों को बेच करके। यह समय बाबूजी की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय था। अपनी टूटी बिखरी स्थितियों को बटोर कर सामाजिक स्तर पर उन्होंने सम्मान ले लिया। लोग कहते हैं कि बाबूजी की ज़िंदगी की सबसे प्रमुख घटना उस समय घटी। इन इलाके के सबसे धनी गृहस्थ शुभंग सिंह अपनी लड़की की शादी करने के लिए बाबूजी के पास आए। हालांकि इससे पहले बाबूजी के पास कोई भी लड़की वाला नहीं आया था और शुभंग सिंह भी हर जगह दौड़ कर थक गए थे। उनकी लड़की की शादी कहीं तय नहीं हुई थी। लोग कहते हैं कि बाबूजी के पास कोई लड़की वाला इसलिए नहीं आ रहा था कि बाबूजी की फटेहाल और बेढंगी स्थिति अभी एकदम छिपी नहीं, और शुभंग सिंह की लड़की की शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि उनकी कुंवारी लड़की को लांछन लग चुका था। यह बात बहुत अच्छी तरह बाबूजी भी जानते थे, फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया, चुपचाप शादी कर ली। आलोचना और फब्दियों ने उन्हें तनिक भी विचलित नहीं किया। मुझे बाबूजी की शादी की वह घटना आज भी काफ़ी प्रभावित करती है। सचमुच बाबूजी का वह पहला क्रांतिकारी कदम था, पर गांव में तब उनके इस क्रांतिकारी कदम का एक भी समर्थक नहीं था। फिर भी बाबूजी ने
न तो कहीं से टूटे और न ही हताश हुए थे। उनके सही होने का आभास मुझे वहीं से मिलने लगा था। शादी के बाद से बाबूजी की ज़िंदगी में अनेक नए नए मोड़ आए थे। उनके अंदर की दबी सोई ढेर सारी प्रवृत्तियाँ जाग गई थी। उनकी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरह से बीतने लगी थी। तबला और हारमोनियम से कहीं से वे खरीद लाए थे तथा अपने चंद संगीत प्रेमियों के साथ गाने बजाने लगे थे। वैसे नाच गानों के शौकीन तो वे बचपन से ही थे। गांव में या इलाके में जहाँ कहीं भी कोई नाच पार्टी होती थी, बाबूजी वहाँ रात में ज़रूर मौजूद हो जाते थे। जिंदगी की डवाडोल स्थितियों से मुक्ति मिलते ही नाच गान की वह प्रवृत्ति बाबूजी के ऊपर एकदम हावी हो गई। फिर देखते ही देखते तबले की थाप और हारमोनियम की आवाज़ से पूरा मोहल्ला झंकृत हो गया। माँ बाबूजी के इस कार्य से नाराज रहने लगी, किंतु उनकी नाराज़गी का कोई भी प्रभाव बाबूजी पर नहीं पड़ा। नाच गान के उनके इस माहौल में कहीं से कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ोतरी ही होती गई। पहले तो माँ को सिर्फ तबले की थाप और हारमोनियम की आवाज़ ही सुनाई पड़ती थी। फिर बाद में किसी किसी रात को घुंघरुओं की झमझम भी सुनाई पड़ने लगी थी। आगे चलकर दालान में आ रही शराब की बदबू भी माँ को मिलने लगी थी। माँ की नाराज़गी, गुस्से और आक्रोश के अंतिम छोर पर पहुँच चुकी थी। धीरे धीरे जब उनके लिए स्थितियाँ एकदम असहनीय हो गई तो वो एक रोज़ अपने बाल बच्चों के साथ मायके चली आई। तब बड़े भैया, मझले भैया, बासंती दीदी और मेरा जन्म भी हो चुका था। हम भाई बहन सभी एक दूसरे से 1-2 साल के अंतर में पैदा हुए थे। हमारा लालन पालन मामा के घर भी होने लगा था और बाबूजी, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं। हमारे चले जाने से उन्हें सुख और संतोष ही मिला। उस घुंघरू वाली को जिसे कभी कभी ही बुलाते थे, बराबर साथ साथ रखने लगे। दालान तक सीमित संगीत के माहौल को पूरे घर में बिखेर दिया। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि गलती माँ की भी थी। आखिर जब माँ की स्वतंत्रता का हनन बाबूजी ने नहीं किया था तो फिर माँ का क्या अधिकार था बाबूजी की स्वतंत्रता का हनन करने का। खैर, जो भी हो, उस समय हमारे परिवार की कहानी 2 भागों में बट गई। हम मामा के यहाँ किसी तरह गुजर बसर करने लगे और बाबूजी रास रंग में मस्त और अपने सरीखे चंद लोगों के साथ जीने लगे थे। दरअसल अब तक बाबूजी के बारे में जितनी भी बातें हुई थी, वे सिर्फ उनके घुंघले चेहरे को आप लोगों के सामने साफ करने के लिए ही है। बाबूजी की असली और सही कहानी तो अब शुरू हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, यही कोई मई का महीना था। दिन शुक्रवार था। समय लगभग 12:30 बजे थे। ठीक उसी समय मामा के गांव से हम अपने घर लौटे। तब हम काफ़ी सयाने हो चुके थे। बड़े भैया और मंझले भैया पढ़ लिख कर नौकरी पकड़ चुके थे। बड़े भैया की शादी भी हो गई थी। पास ही एक हाई स्कूल में मामा ने कह सुनकर उनको मास्टर रखवा दिया था। मंझले भैया भी कस्बे के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हो गए थे। बासंती दीदी एकदम सयानी, शादी करने लायक हो गई थी। मैं भी मैट्रिक पास कर चुका था, लेकिन माँ वे असमय ही एकदम बुढ़ियों जैसी लगने लगी थी। माँ के इस असामयिक बुढ़ापे के देखकर ही मामा ने हमें अपने घर भेजा था, स्वतंत्र रूप से इज्जत के साथ अपने घर को आबाद करने के लिए। लेकिन यह क्या, जब हम दरवाजे पर पहुँचे तब आंगन से आने वाली झांझ, ढोल, तबला, मंजीरा और हारमोनियम की आवाज़ के साथ घुंघरुओं की झमझम ने हमें भयभीत कर दिया। एक क्षण के लिए दरवाजे के पास स्तब्ध हम खड़े रहे, फिर किसी तरह घर के अंदर घुसे। आंगन में पहुंचकर कुछ देर तक अवाक फटी आंखों से आंगन का दृश्य हम देखते रहे। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक 19-20 साल की लड़की जो बन ठन कर नाच गा रही थी, हमें देखते ही चुपचाप खड़ी हो गई। उसके इर्द गिर्द बैठे हारमोनियम मास्टर, तबलची, मंजीरा वादक तथा अन्य समाजी भी साजबाज बंद कर हमें देखने लगे। हम बाबूजी को जल्द ही पहचान गए। वे तबले के पास बैठे थे। वे दूर से ही पहचान में आ रहे थे। पूरे समाजियों में उनका शरीर तगड़ा था। उनकी मूछें बड़ी बड़ी हो गई थी। उनके हाथों में पंजाबियों जैसा कड़ा तथा गले में ताबीज साफ साफ नजर आ रही थी। उनकी कमीज के बटन खुले थे तथा छाती के में उगे बाल, काले भूरे बाल स्पष्ट दिख रहे थे। मुड़कर हमने आंगन के उसारे में देखा, वहाँ भी कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। उनके बीच में खाने की कोई चीज़ रखी थी जिसे वे सब बारी बारी चख रहे थे।
और अपनी बगल में रखी बोतलों को ताबड़तोड़ खाली करते जा रहे थे। आंगन का माहौल हमें अजीब लगा। पूरी तरह जायजा ले चुकने के बाद हम एक दूसरे को देखने लगे। फिर बड़े भैया हम में से थोड़ा आगे बढ़कर गंभीर स्वर में बोले, अब आप लोग यहाँ से जाइए। इस घर को आप लोगों ने शराब खाना बना दिया है। किस घर को? बाबूजी ने कड़ी आवाज़ में पूछा। इस घर को, मेरे इस घर को, भैया ने पाँव पटकते हुए कड़ी आवाज़ में कहा। इस बार बाबूजी उठ खड़े हुए चौंकते हुए पूछे, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। भैया गुस्से में आग बबूला हो उठे। आप वाली भाषा को छोड़कर तत्काल तुम पर आ गए। तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन इनको तो पहचानोगे। और भैया ने माँ को खींचकर आगे खड़ा कर दिया। जाने क्यों बाबूजी हंस पड़े। फिर हंसते हुए ही कहा, यह औरत कौन है? इसे मेरे सामने क्यों खड़ा कर रहे हो? यह मेरी माँ है और तुम मेरे पिता हो। इस बार बाबूजी पुनः हंसे। फिर बोले, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। न तो मेरा कोई लड़का है और न पत्नी। गुस्से के मारे भैया जलने लगे। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। गरज कर उन्होंने कहा, तो क्या तुमने इनके साथ शादी नहीं की थी? शादी? कैसी शादी? तुम नशे में हो। हम सब तुम्हारी संतान हैं। एक लंबे समय तक इनके साथ रहकर भी तुम इन्हें झुठला रहे हो। नहीं, मैं इन्हें झुठला नहीं रहा हूँ। मैं नहीं जानता। इनके साथ मैं कुछ दिनों तक रहा था। तब फिर इनकी इज्जत को बर्बाद कर तुमने इन्हें क्यों छोड़ा? इज्जत? कैसी इज्जत? किसकी इज्जत? मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। भैया एक क्षण को चुप रह गए। फिर बोले, क्या यह सच नहीं है कि अपनी पत्नी और बाल बच्चों को छोड़कर तुमने एक वेश्या के साथ रहने लग गए हो? यह सच है, लेकिन सच्चाई से तुम्हें आपत्ति क्यों? मुझे आपत्ति इसलिए है कि अपनी पत्नी और बाल बच्चों को की जिम्मेदारी तुमने क्यों छोड़ी? जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? बाबूजी गुस्से से गरजे। तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि ना तो मेरी कोई पत्नी है और ना बाल बच्चे। हाँ, मर्द हूँ और इसीलिए कभी कभी किसी औरत के साथ रह लेता हूँ। भैया बाबूजी की इस बात से अवाक रह गए। फिर फटी फटी आंखों से बाबूजी को देखने लगे। और पत्नी? तुम बार बार जिस पत्नी की बात कर रहे हो उसकी तरह की ढेर सारी औरतों के साथ मैं रहा हूँ। संभव है उन सबों को भी बच्चे पैदा हुए होंगे। तो क्या उन सबों का जंजाल भी मैं अपने माथे ही लिए फेरूं? हाँ, अगर उनके जंजाल को अपने माथे नहीं लिए फिरोगे तो फिर उनकी इज्जत को बर्बाद करने का तुम्हें क्या हक था? इस बार बाबूजी गुस्से से एकदम लाल होकर चिल्ला कर बोले, ए लौंडे, कस कर एक झापड़ दूंगा, बस तेरी सारी हेकड़ी दूर हो जाएगी। तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? तू बार बार किस इज्जत की बात कर रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं इज्जत विज्जत कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ मर्द हूँ और इसलिए कभी कभी किसी औरत के साथ रह लेता हूँ। और जिस औरत के साथ रह लेता हूँ उसके साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। मुझे उसके शरीर की आवश्यकता रहती है तो उसे फिर भी मेरे मर्द शरीर की चाह रहती है। हम साथ साथ रहते हैं, साथ साथ आनंद उठाते हैं। फिर जंजाल मैं ही अपने साथ माथे क्यों लिए फिरूं? भगवान ने मुझे हाथ पांव दिए हैं तो औरत को लूला लंगड़ा तो नहीं बनाया है। अपना भरण पोषण वह खुद कर सकती है। दूसरों पर आश्रित होने का सवाल ही नहीं उठता। भैया बाबूजी की इस बात से एकदम निरुत्तर हो गए। कुछ भी कहने को नहीं रह गया उनके पास। चुपचाप टकटकी लगाए बाबूजी को देखते रहे। भैया की यह स्थिति मंझले भैया को एकदम खलने लगी।